हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि बड़े मज़े से होंगे। लॉकडाउन के समय में अपना वक्त पढ़ के, लिख कर, खेल कूद के, हंसी मजाक करके, मस्ती करके गुजार रहे होंगे। और 12:05 हो चुके हैं। जैसा आपको मालूम है कि हम हर रोज़ 12:05 पर आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियो कक्षा। दोस्तों, अभी तक आपके साथ मेरे सीनियर, मेरे सर और मेरे साथी भी कह सकता हूँ, शोभित शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको छठी क्लास के इतिहास के शुरुआती 6 चैप्टर्स करवाए थे, उसके बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, शोभित सर आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन ये जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। और मैं चाहता था कि इस चैप्टर के सिलसिले में मैं आपसे बातचीत करूं, और मैं आप लोगों के साथ आज की इस क्लास में बातचीत करूंगा। तो समय बहुत कम है और थोड़ी सी हम तेज चलने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ऐसी कोई चीज़ है जो आज के डिस्कशन में समझ में नहीं आए, तो उसके बारे में आप 2 काम कर सकते हैं। एक पहला काम है, आप YouTube पे जाकर के वीडियो शाम को दोबारा देख सकते हैं, और ये सारा जो एपिसोड जिसमें हम आज बातचीत करेंगे वो YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप दोबारा सुन सकते हैं। और तब भी यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री, जिसका टाइटल है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। सबसे पहले हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि सर ने, यानी शोभित सर ने, पिछली बार आपको कहां तक और क्या क्या बताया था। एक बहुत अहम वर्ड था जिसका उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया था, जिसे हम कहते हैं महाजनपद। उन्होंने बताया था कि कैसे हल्के हल्के शहरों का बनना शुरू हुआ और महाजनपद बनने लगे। और हिंदुस्तान में उस समय में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और खास तौर से उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था उसका नाम था मगध। अच्छा, मगध है कहाँ पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज बिहार में जो साउथ वाला रीजन है, यानी जिसे हम सदर्न बिहार कह सकते हैं, वो एरिया एक्चुअल में महाजनपद मगध वाला एरिया था। मगध पे रूल उस समय जो कर रहे थे वो हरियाणा का डायनेस्टी कर रही थी। सबसे पहले जो नोन है, जिनके बारे में हमें मालूम है, वो है हरियाणा का डायनेस्टी। हरियाणा का डायनेस्टी का जब रूल वहां पे खत्म हो जाता है तो शिशु नागास का रूल शुरू हो जाता है। और शिशु नागास के बाद असल कहानी शुरू होती है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो है नंदास की कहानी, यानी नंद वंश, नंद डायनेस्टी की कहानी। दोस्तों, नंद डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो शुरू होती है एक राजा से जिनका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे वो बहुत बड़े राजा थे और मगध के ऊपर उनका बहुत मजबूती के साथ कब्जा था। महापद्म नंद के बेटे, जिनका नाम था धनानंद, वो मगध के अगले राजा बने और इस तरह से वो कहलाने लगे किंग धनानंद। किंग धनानंद के साथ कहानी, इतिहास जो हमें बताता है वो ये बताता है। अच्छा, इतिहास को जानने के सोर्सेज हमने पढ़े थे, है ना। हमने पिछले शुरुआत के 2-3 चैप्टर्स में समझा था कि इतिहास के बारे में यदि हमें जानना है तो हम किन किन किताबों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई होती हैं, तो हम किन किन माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ये हमने जाना था। तो बहुत सारी किताबों के माध्यम से हमें धनानंद राजा के बारे में कहानी पता चलती है। वो ये थी कि धनानंद राजा जो थे वो बहुत ज्यादा प्राउड थे, यानी घमंडी थे, और उनके साम्राज्य में रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादा उनको पसंद नहीं करते थे। इस घमंड की वजह से उनकी कहा सुनी हो जाती है अपने ही दरबार में उपस्थित एक ब्राह्मण से, जिनका नाम था चाणक्य। पिछले एपिसोड में शोभित सर ने आपको बताया था कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी थी हिंदुस्तान में, और ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर माना जाता था, पंडित्स को सबसे ऊपर माना जाता था, और राजा से भी उम्मीद की जाती थी कि पंडित की सबसे ज्यादा इज्जत की जाए और राजा भी उनके लिए इज्जत में खड़े हो जाएं। हुआ ये कि धनानंद जो राजा थे वो बहुत घमंडी कहे जाते थे, और उनकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई चाणक्य से। चाणक्य एक बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही नॉलेजेबल ब्राह्मण थे उस दौर के। अब चाणक्य को गुस्सा आता है, चाणक्य मगध को छोड़ के चले जाते हैं और ये कसम खाते हैं कि मगध की राजगद्दी पे वो किसी और राजा को बिठाएंगे। वो तलाश में निकल जाते हैं कि कोई बेहतर इंसान मिल सके जिसको वो राजा बनाने की ट्रेनिंग दे सके। तो जब वो तक्षशिला वाले एरिया में पहुंचते हैं ढूंढते ढूंढते, तो उनकी मुलाकात होती है एक जवान लड़के से जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से इतिहास के पन्नों की एक नई शुरुआत हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का लड़का एक जवान लड़का था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, यानी उसके बहुत सारे ख्वाब थे और वो भी राजा बनने का ख्वाब देखा करता था। चाणक्य को उसकी ब्रेवरी, उसकी समझदारी और उसकी वॉर लड़ने की जो क्षमता थी, उसकी जो स्किल्स थी, वो चाणक्य को बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसलिए चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और इस तरह से चाणक्य बन गए चंद्रगुप्त के गुरु। इन दोनों ने साथ में मिलकर के प्लानिंग करी, एक आर्मी बनाई और मगध के उस समय के राजा यानी किंग धनानंद के ऊपर हमला कर दिया। किंग धनानंद इस जंग में हार गए और मगध के नए राजा बन गए चंद्रगुप्त मौर्य।
अब यहाँ से शुरुआत होती है मौर्य वंश की, यानी मौर्य डायनेस्टी की। सर ने आपको पिछली बार एक और बात भी बताई थी कि पहले राजा चुने जाते थे, यानी इलेक्ट किए जाते थे, लेकिन उसके बाद एक नई प्रथा शुरू हो गई थी कि राजा का बेटा राजा बनता था। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इसे हम कहते हैं डायनेस्टी, इसे हम कहते हैं वंश। और इसीलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया जब आपसे कहा कि मगध में मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का रूल शुरू हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजगद्दी से हट जाएंगे तो उनके बेटे का रूल शुरू हो जाएगा, जब उनके बेटे राजगद्दी से हट जाएंगे तो उनके बेटे का रूल शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से मौर्य वंश की शुरुआत हो गई, यानी मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं ये आज से 2300 साल पहले की है। बहुत दूर की कहानी बता रहा हूँ, इतिहास के शुरुआती दौर की कहानी बता रहा हूँ, यानी एक तेजी से बदलने वाले इतिहास की कहानी बता रहा हूँ। अभी तक हमने समझा था कि कितनी धीमी गति पे, कितनी धीमी रफ्तार पे इतिहास बदल रहा था, लेकिन अब इतिहास ने तेजी के साथ करवट लेना शुरू कर दी थी। जनपद बने, महाजनपद बने, और महाजनपद में से एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, अब उस पे एक नए राजा का राज्य शुरू हो चुका था, और उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजगद्दी के आने के बाद हिंदुस्तान की पहली एम्पायर की शुरुआत हुई। अब सवाल ये आता है कि एम्पायर किसे कहते हैं? एम्पायर कहते हैं दोस्तों एक बहुत ही बड़े किंगडम को, यानी एक बहुत बड़ा किंगडम जिसके अंदर कई सारे किंगडम समा सकते हैं, उसे कहा जाता है एम्पायर। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी 321 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा में, इस मौर्य डायनेस्टी की। और ये मौर्य डायनेस्टी ने सिर्फ मगध तक अपना कंट्रोल नहीं रखा, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने टेरिटरी को एक्सपैंड करने का काम किया। धीरे धीरे देखते देखते उनके कब्जे में पंजाब आ चुका था, उनके कब्जे में अफगानिस्तान आ चुका था, उनके कब्जे में नर्मदा साउथ तक आ चुकी थी, नॉर्थ में हिमालयाज आ चुके थे, और ईस्ट की साइड में बंगाल आ चुका था। यानी एक ही राजा के नीचे इतना बड़ा साम्राज्य आ चुका था, और इसी को हम कहते हैं एम्पायर। दोस्तों इस एम्पायर को चलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि अपने बड़े से साम्राज्य को 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और हर टुकड़े पे अपने बेटे को, यानी एक प्रिंस को चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लगभग 24 साल हुकूमत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज सिंहासन से और राजगद्दी से मन उठ गया, और उन्होंने अपनी राजगद्दी को अपने बेटे को सौंप दिया। और जैन धर्म, जिनके बारे में सर ने आपको बताया था कि उस समय में जब हिंदू धर्म एक तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी विस्तार हो रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैनिज्म रिलीजन बहुत पसंद आया, और उन्होंने जैन साधुओं के साथ मिलकर के कर्नाटका के जंगलों में अपनी यात्रा शुरू कर दी, और वहां चले गए और अपने बेटे को अपना सिंहासन दे दिया। तो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार का रूल शुरू हुआ। बिंदुसार ने 25 साल तक हुकूमत करी, अपने फादर की जितनी भी टेरिटरी उनको मिली थी उसको संभाल के रखा, और साथ ही साथ में साउथ इंडिया वाला एरिया, उसमें मैसूर तक अपना कब्जा कर लिया। जब बिंदुसार का रूल खत्म हो जाता है तो उनके बेटे अशोका रूल करने के लिए राजगद्दी पर आते हैं। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के लगभग 270 साल पहले अशोका ने राज सिंहासन संभाला। भारत के इतिहास में अशोका को सबसे जबरदस्त सम्राट में से एक कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इसके बारे में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब अशोका राज सिंहासन पर आए लगभग आज से 2200 साल पहले, तो क्योंकि यंग थे, प्रिंस थे, और बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत एम्बिशियस भी थे, यानी बहुत सारे ख्वाब भी थे, साथ ही साथ बहुत रूथलेस भी थे। उन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर यानी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक्सपेंशन का काम किया, लगातार अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करते गए। अशोका को एक बात बहुत सताती थी कि पूरा भारतवर्ष उस समय का उनके कब्जे में आ चुका था, लेकिन उड़ीसा वाली जगह अभी भी उनके कब्जे में नहीं आई थी, जिसको कहा जाता था कलिंग। उनको इस बात की बड़ी टीस थी, और इसी बात की टीस को हटाने के लिए उन्होंने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ दिया। कलिंग के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, यानी कैदी बनाया गया, और लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई। दूर तक लाशें बिछी हुई थी, खून खराबा था, कई लोगों के घर खराब हो चुके थे, कई लोगों के हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, कई लोगों के फादर्स की डेथ हो गई थी, और चारों तरफ शोर शराबा मचा हुआ था। ये सब देखकर अशोका का मन पिघल गया। उन्होंने ये सोचा कि ऐसा साम्राज्य किस काम का जिसमें इतने सारे लोगों का खून हो जाए, और इतने सारे घर तबाह हो जाएं, इतनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो जाएं। ऐसे युद्ध का क्या फायदा? क्या लोगों के ऊपर रूल करने का, लोगों को अपने साथ लेने का, लोगों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का कोई और तरीका नहीं है?
कलिंग युद्ध अशोक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। ये कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध ने अशोका की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। अब दोस्तों चलते हैं पिछले चैप्टर की तरफ, जहां आपसे शोभित सर ने बातचीत करी थी और आपको बताया था कि बुद्धिज्म धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था। यानी बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, जो कि शांति की मिसाल कहा जाता है और शांति के बारे में और बराबरी के बारे में बातचीत करता है, उस धर्म को काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी। यानी काफी सारे लोग उसको समझ रहे थे, पसंद कर रहे थे। अशोक ने भी गौतम बुद्ध के आइडियाज को पढ़ा और समझने की कोशिश करी, तो उनको अपने सारे सवालों के जवाब इस फिलॉसफी में यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मिले। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया और उन्होंने फिर एक नया रास्ता अपनाया, जिसे कहा जाता है धर्म का रास्ता, यानी अशोका का धम्मा। अशोकास धम्मा भी इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। यानी अशोका ने गौतम बुद्ध के आइडियाज को, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनको अपनी जिंदगी में आत्मसात किया, अपनी जिंदगी में उतारा और ये कहा कि जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ऐसी एक राजा की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा से उसी तरह मोहब्बत करे, उसी तरह उनका ध्यान रखे जैसे माँ बाप ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया। अपनी प्रजा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने मोनोलिथिक पिलर्स बनवाए। अब मोनोलिथिक पिलर्स क्या है, वो भी एक बात समझने की कोशिश करेंगे। मोनो कहा जाता है सिंगल को, लिथ कहा जाता है स्टोन को। तो सिंगल स्टोन यानी एक ही चट्टान से, सिंगल चट्टान से जो पिलर्स बनाए जाते थे, उन पिलर्स को कहा जाता था मोनोलिथिक पिलर्स। सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में सारी प्रजा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन स्टोन पिलर्स का सहारा लिया। वो क्या करते थे कि जो भी अपना मैसेज होता था उसको इन स्टोन पिलर्स के ऊपर गुदवा दिया करते थे और वो स्टोन पिलर्स गली में, मोहल्लों में, चौराहों में, पार्क्स में इंस्टॉल करवा दिया करते थे, यानी लगवा दिया करते थे। और उसको इतनी सरल और आम बोलचाल वाली भाषा में लिखा जाता था कि आने जाने वाला हर व्यक्ति उस स्क्रिप्ट को पढ़ सके और समझ सके। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, ये समझने के लिए कि कहां तक राजा अशोक का रूल था। जहां जहां तक ये स्टोन पिलर्स मिले हैं, वहां वहां तक हम ये मानते हैं कि राजा अशोक का रूल था। और इस तरह से हमें पता चलता है कि राजा अशोक ने लगभग पूरे हिंदुस्तान में रूल कर लिया था। और जब मैंने आपको ये बात बताई कि कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोगों की डेथ हो गई, ये मुझे कहां से पता चला? ये हमें, मुझे या किसी भी हिस्टोरियन को पता चलता है इसी तरह के एक स्टोन पिलर से जिसपे उन्होंने ये बात लिखवाई थी। राजा अशोक ने धम्मा शुरू किया। जो कुछ मेन पहलू थे वो क्या थे उसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल्स थे वो ये थे कि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहो, शांति के साथ रहो, हमेशा सच बोलो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो, हमेशा अहिंसा के रास्ते को अपनाओ, यानी किसी को भी चोट मत पहुंचाओ, साथ में गरीबों के लिए चैरिटी करो और सबके साथ दयालु रहो। धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अशोका ने अलग अलग जगहों पर पिलर्स लगवाए, साथ ही साथ बहुत सारे स्तूप बनवाए। स्तूप उन जगहों को कहा जाता है जहां पे बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने वाले लोग बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जितनी भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी से जुड़ी हुई बातें हैं उनको सोचकर, समझकर, आत्मसात करके जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी अशोक के बारे में। ये थी कहानी हिंदुस्तान की पहली एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के बारे में। और उसके बाद आगे क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर के कमजोर पड़ने के बाद कौन नए रूलर्स आए, उन्होंने कहां पे किस किस तरीके से रूल किया, उसके बारे में हम आगे अगली क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हमारी अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, जहां पे हम बात करेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद और किन किन लोगों का रूल शुरू हुआ। दीजिए आमिर जावेद को इजाजत, रखिए अपना खूब सारा ख्याल और मिलेंगे हम अगली क्लास में। ये वीडियो आज शाम को पब्लिश हो जाएगी, आप लोग YouTube पे देख सकते हैं। अपने जो भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का हम जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।